ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बच्चे, अभी तक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है ये वेपर फेज में नहीं जाएगा, और मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जिस कारण ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये डिसोसिएट नहीं होगा। इसके साथ हमने एक और कंडीशन ऐड किया था, एसोसिएट नहीं होगा। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होगा। अभी तक जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें ये देखा है। ठीक है, अब अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, वो जो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालेंगे सॉल्यूट का, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब एक चीज़ हमने डेफिनेशन में देखा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट के नेचर पे, स्ट्रक्चर पे, कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज डिसोसिएट नहीं हो रहा है या एसोसिएट भी नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल हम जितना उसमें डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए उतना ही रहेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट पार्टिकल मान लो डिसोसिएट हो गया, हमने 1 दिया वो 2 बन जाएगा। जैसे NaCl हमने डाला 1 बन जाएगा 2, क्योंकि वो डिसोसिएट होगा Na+Cl- में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज कर जाएगा। हमने अपनी तरफ से तो 1 दिया था, हमने कैलकुलेशन 1 का कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली में रिजल्ट आएगा 2 का, क्योंकि वो डिसोसिएट होकर 2 हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गया है। तो जो चेंज होकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो कैसे चेंज होगा, किस फैक्टर से चेंज होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो ये डिपेंड करेगा, जैसे हमने डिसोसिएशन बोला, इसमें पार्टिकल्स इंक्रीज कर गया, तो अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने एसिटिक एसिड डाला, 2 एसिटिक एसिड मिलके 1 बन जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे कंडीशन हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन के केस में भी और एसोसिएशन के केस में भी। तो वही हमने अब यहाँ पे लिखा है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डोंट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है। व्हेन ए सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट, जब सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा, उसे ही हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर इन सच केसेस एबनॉर्मल रिजल्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन। मतलब एबनॉर्मल का मतलब है जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो नहीं आएगा, उससे डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहा है, विच इज़ नॉन एज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन बाय इट इज़ नॉन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 रीजन से आता है, आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन से। तो सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन से क्या होगा वो चेक करते हैं, फिर हम लोग एसोसिएशन के लिए देखेंगे। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू गिव्स आयंस, डिसोसिएट हो गया आयंस देगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा, और जो आयंस है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ बिहेव करने लगेगा, जिसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, और जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा अभी बता रहा हूँ। और मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये लिखा है, व्हेन सॉल्यूट is an electrolyte dissociate to give ions, the number of particles in the solution is increased. Ions behave like molecules, ion भी molecule की तरह वहाँ behave करेगा, producing colligative properties. Due to increase in number of particles, the observed मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, थ्योरी से नहीं,
ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट से करेंगे, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हायर देन एक्सपेक्टेड, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा वैल्यू आएगा हमें ऑब्जर्व होके, और जो मॉलिकुलर मास आएगा वो कम आएगा, क्योंकि मॉलिकुलर मास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, ये दोनों चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था PA0 माइनस PS अपॉन PA0, जिसे हमने बोला था डेल्टा P अपॉन PA0, और बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू आई थी XB। मतलब इसे ही हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा P अपॉन PA0 इक्वल्स टू XB को क्या लिख सकते हैं, NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें गिवन होते हैं, गिवन लिख लेते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब पार्टिकल्स बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ गए तो सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जाएंगे, और सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जाएंगे मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P अपॉन PA0 की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा P अपॉन PA0 इंक्रीज करेगा। अब बोलोगे बच्चे ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा। बच्चे ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है, तो वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा ऊपर वाले NB पे। तो ये बढ़ रहा है इसीलिए ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी। अब हमने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से मॉलिकुलर मास डिक्रीज करता है, तो ये कैसे डिक्रीज करेगा, इसके लिए जो हमने वैल्यू डिराइव किया था डेल्टा P अपॉन PA0 मॉलिकुलर मास का इक्वल्स टू आया था WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये था। अब देखो अगर ये वैल्यू बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ा तो क्या होगा, डेल्टा P बाई PA0 बढ़ेगा, ये हमने अभी देखा था PA0 बढ़ेगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डेल्टा P अपॉन PA0 बढ़ने से MB की वैल्यू नीचे आ रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के, मोलर मास ऑफ B, जिसके कारण मोलर मास ऑफ B मतलब B हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट को, डिक्रीज कर जाएगा। तो वही हमने इसलिए लिखा है मोलर मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जस्ट अपोजिट लेंगे तो अगर हम लोग मोलर मास की वैल्यू लेंगे तो मोलर मास को लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा और मोलर मास घटेगा। इसी तरह हम लोग दूसरे टर्म में भी बता सकते हैं, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिया है, उससे भी हम लोग बता सकते हैं, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया था, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आया था डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB तो कांस्टेंट है, M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये भी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो और ये ऊपर है, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन में क्या होता है, इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और डेल्टा TB अगर इंक्रीज करेगी तो मोलर मास डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसमें जो मोलर मास का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था MB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। और अगर KB को हम लोग नीचे लिखें तो भी कोई, उसे KB तो कांस्टेंट ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहने दो ऊपर ही। तो डेल्टा TB देखो नीचे आ रहा है, MB अगर बढ़ेगा तो डेल्टा TB घटेगा, मतलब MB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है तो डेल्टा TB बढ़ेगा, डेल्टा TB बढ़ेगा तो मोलर मास घटेगा। इसी तरह डेल्टा TF से भी देख सकते थे, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या था, KF इंटू M। M क्या होता है, NB अपॉन
Na+Nb। अब Nb नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, Nb बढ़ेगा तो डेल्टा Tb बढ़ेगा, डेल्टा Tf बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो Nb बढ़ेगा, और Nb बढ़ेगा मतलब डेल्टा Tf की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और डेल्टा Tf अगर इंक्रीज करेगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो हमने डेरिवेशन किया है इस केस में वो भी सिमिलर इसी टाइप का आया था। Mb इक्वल्स टू आया था हमारे पास Kf इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा Tf इंटू WA। तो यहाँ भी देखो ये नीचे टर्म आ रहा है, मतलब जो डेल्टा Tf है वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 मतलब अगर हमारे पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो Nb बढ़ेगा मतलब डेल्टा Tf बढ़ेगा, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऑस्मोसिस में भी देखें तो ऑस्मोसिस में भी यही रिजल्ट आएगा। जो ऑस्मोसिस है ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में जो रिजल्ट हमारा आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में पाई इक्वल्स टू आया है CRT। तो C क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू RT। R और T कॉन्स्टेंट रखें, Nb बढ़ेगा तो पाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इसमें भी सेम हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब Nb इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो Nb बढ़ेगा, और Nb बढ़ेगा तो पाई की वैल्यू बढ़ेगा, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो फार्मूला है यह आया था इसमें WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें भी जो मोलर मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल्स बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मोलर मास घटेगा। तो सारे केस में हमारा सेम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है जो मोलर मास है या मोलिकुलर मास है सॉल्यूट का, किसके, सॉल्यूट के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करेगा, डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करता है जिसका मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बढ़ने से जो हमारा मोलर मास है वो घटेगा। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास चेंज हो रहा है इसे ही हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसे ही अब हमने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, दस ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज लोअर देन नॉर्मल वैल्यू। जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो घट जाएगा, क्योंकि हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन के केस में घट जाएगा। और एबनॉर्मल इसे ही हम लोग बोलेंगे जो घटा हुआ मॉलिक्यूलर मास आएगा डिसोसिएशन के केस में उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और कैसे घट रहा है, जैसे देखो हमने NaCl का लिया है, Na+Cl- में ब्रेक करेगा मतलब इधर 1 पार्टिकल था 2 पार्टिकल हो गया, इंक्रीज कर गया, डबल हो गया। तो अगर NaCl की बात करें तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। क्यों डबल हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो रहा है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगा तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। तो 10 नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिकम डबल ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaCl, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है डबल हो जाएगा। हेंस द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज फाउंड टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि पार्टिकल्स डबल होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि MgCl2 का लेते तो इसमें ट्रिपल हो जाता, क्योंकि ये जो डिसोसिएट होता है ये डिसोसिएट होता है Mg2+ और 2Cl- में। तो देखो इधर 1 पार्टिकल है, डिसोसिएट होने के बाद 3 पार्टिकल्स हो जाएगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो जाएगा। लिख दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल ऑलमोस्ट होगा, और जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 1/3 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स हम लोग लेके बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन। सिमिलरली अब एसोसिएशन मतलब जुड़ जाएगा, जैसे 2 पार्टिकल दिया जुड़ के 1 हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट घटेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटने का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा। तो वही लिखा है, व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीज्ड।
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएगा। दस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व्ड मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंटल ले रहे हैं, इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। हैंस मोलर मास डिटरमाइंड इज हायर देन नॉर्मल वैल्यू, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसमें हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है, दो एसिटिक एसिड अगर हम लोग लेंगे, 2 एसिटिक एसिड CH3COH, तो ये एसोसिएशन होके एक बना लेता है। और इसमें जो एसिटिक एसिड में सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग, बेंजीन लेते हैं। एसिटिक एसिड को अगर हम लोग बेंजीन में रखें तो ये कैसे एसोसिएट होता है, मैं नीचे बना देता हूँ। जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C इधर OH ले लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, CH3, दोनों एसिटिक एसिड है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, घट गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा और मोलर मास जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह हम लोग बेंजोइक एसिड के लिए ले सकते थे, जो दो मॉलिक्यूल C6H5COH का ले, बेंजोइक एसिड का ले, इसमें भी सॉल्वेंट अगर हम लोग बेंजीन ले तो ये एसोसिएट हो जाता है, सेम तरीके से एसोसिएट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। C6H5C डबल बॉन्ड OH COH डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसी कारण ये एसोसिएट हो रहा है, जिसके कारण जो वैल्यू है वो हमारा चेंज हो जाएगा, और जो चेंज्ड वैल्यू है उसे ही हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल। ठीक है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मॉलिक्यूलर मास है तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब जो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है और जो हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, इसमें जो रिलेशन एक्सप्लेन होता है उसे हम लोग बोलते हैं, एक फैक्टर से एक्सप्लेन करते हैं, उसी फैक्टर को बोलते हैं हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर। तो अब हम लोग देखेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, स्मॉल i। और वेंट हॉफ फैक्टर जो है ये रिलेशन बताता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एंड सिमिलरली एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो रेशियो है दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर जो आएगा वो आएगा एबनॉर्मल और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मॉलिक्यूलर मास के टर्म में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये बताया रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल वेंट हॉफ फैक्टर। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसे ही हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर I। ठीक है, तो जो अब ये दोनों देखो, इसमें एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल लिए, इसमें नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल लिए, क्यों? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो वही लिखा है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टिकन, और जो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जितने पार्टिकल्स होंगे अपॉन इनिशियली जितने पार्टिकल्स हैं वो हो जाएगा वेंट हॉफ फैक्टर। इस तरह से भी बता सकते हैं I नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये भी वेंट हॉफ फैक्टर आ जाएगा। जैसे कि हमने NaCl लिया था, तो अगर ये टूट रहा है Na प्लस Cl-, तो अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में तो हम लोग पूरा मानेंगे, तो वेंट हॉफ फैक्टर I हो जाएगा, बाद में 2/1 2। जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया था, 2 एसिटिक एसिड मिलके डाइमर बना लिया था, शॉर्ट में डाइमर लिखता हूँ, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, तो 2 से 1 बन रहा था, तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, पहले 2 था बाद में 1 बन गया, तो 1/2, तो आफ्टर अपॉन बिफोर तो 1/2। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बोला है। अगर बोला है तो क्या करेंगे वो अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमने बता दिया। अब जब I का वैल्यू 1 आ जाए, I का वैल्यू 1 आने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जितना है उतना पहले भी है, मतलब पहले जितना था उतना बाद में है। इसका मतलब हमारा डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है, हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। अगर आई का वैल्यू 1 आ रहा है मतलब ये हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसा कि कंडीशन अभी हमने पढ़ा है उसमें आई की वैल्यू 1 ही होती है। अगर आई ग्रेटर देन 1 है मतलब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है बाद में ज़्यादा है पहले कम था, मतलब आई का वैल्यू ज़्यादा है बाद में ज़्यादा हुआ। कब होगा बाद में ज़्यादा? डिसोसिएशन के बाद, मतलब डिसोसिएट हो रहा है। और जब लेस देन 1 है तो कब लेस देन 1 होगा? जब ऊपर कम होगा, मतलब एसोसिएशन के बाद। अब इससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉडिफाइड इक्वेशन है, जो कि अब हम लोग ये इक्वेशन हर जगह यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमारा आया था डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट, एक्स भी आया था, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू कुछ आएगी, नहीं है तो आई की वैल्यू 1, तो डेल्टा पी बाई पी ए नोट इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स बी। तो ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोसिएट एसोसिएट हो या ना हो, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू 1, हो रहा है तो आई की वैल्यू कुछ होगी तो वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली डेल्टा टी वी के बी इंटू 1 था तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू 1 था, आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू के एफ इंटू एम। पाई सी आर टी था, आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू सी आर टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्योंकि यहाँ पे जो वेंट ऑफ फैक्टर हमने बताया है ये हमने बोला था जब हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन हो, और जब गिवन नहीं होता है तो हम लोग 1 लेते हैं, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो तो हम लोग उसे 1 नहीं लेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कैलकुलेटिंग या वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फ़ा से, मतलब आई का वैल्यू अल्फ़ा के टर्म में हम लोग देखेंगे। बच्चे जो इस पर क्वेश्चन है 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह से आते हैं। आपको आ जाएगा एक्सप्लेन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो हमने ऊपर बता दिया क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बता दोगे। फिर आएगा एक्सप्लेन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, वो भी बता दोगे। फिर आएगा एक्सप्लेन वेंट ऑफ फैक्टर, तो वो भी बता दोगे। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब कैसे डिस्कस करते हैं इसको, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, DOD के टर्म्स में वो लेते हैं, और एसोसिएशन के टर्म में भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग लेते हैं डिसोसिएशन, तो पहले हम लोग डिसोसिएशन के केस लेते हैं, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का केस पहला ले रहे हैं हम लोग। तो मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट AB है। AB क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्वस मीडियम में या मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट होता है। AB कैसे डिसोसिएट होगा? A + B- में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल से ले लें, जैसे NaCl है तो कैसे डिसोसिएट होगा? Na + Cl- में। ठीक है, तो एग्जांपल जनरली ले रहे हैं हम लोग, AB है तो ये डिसोसिएट होगा A + B- में। ठीक है, तो इनिशियली t = 0 पे अगर ये 1 है 0 0 है तो t = t' पे क्या होगा? 1 - अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये होगा अल्फ़ा, ये भी होगा हमारा अल्फ़ा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इक्वल्स टू कितने हो गए? 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? I = आफ्टर डिसोसिएशन 1 + अल्फ़ा अपॉन बिफोर हमने क्या लिया था 0 पे, 1 + 0 + 0 1 ही होगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू 1 + अल्फ़ा/1, दैट इज इक्वल्स टू 1 + अल्फ़ा होगा। ठीक है, जैसे हमने AB टाइप लिया, अगर हम लोग दूसरा ले लें A2B टाइप ले लें, तो ये कैसे टूटेगा? 2A प्लस B2-, जैसे कि एग्जांपल के लिए MgCl2 है, कैसे टूटता है? 2 + 2A नहीं सही है, MgCl2 नहीं, 2A प्लस MgCl2 के C है, चलो मान लो A2B है, तो A जो है क्लोरीन है, B जो है Mg है, तो कैसे टूटेगा? Mg2 + 2Cl-। तो इसे भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 2A- और B2 प्लस 2A- और B2 प्लस Mg2 + Cl-। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? तो जैसे हम लोग सेम ले लेते हैं AB2 या A2B जो बोलो, 2B- और 2B + 2A- और B2 प्लस, A को हमने एनायन लिया है। ठीक है,
तो 2A माइनस और B2 प्लस, ठीक है। तो AB2 t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग मान लेते हैं 1 है, तो ये 0 0, t इक्वल्स टू t डैश पे ये 1 माइनस अल्फ़ा होगा, तो ये 2 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर वेरिएंट ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 1, जिसे हम लोग 1 प्लस 2 अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह एक केस हम लोग एसोसिएशन का लेते हैं। एसोसिएशन जैसे कि हमने एसिटिक एसिड का लिया था, वही ले लेते हैं 2CH3COOH, ये डाइमर बनाएगा CH3COOH, डायरेक्ट लिख देते हैं होल 2, एक बन गया, 2 से 1। तो t इक्वल्स टू 0 पे अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू t डैश पे इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग x, एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन को x मान लेते हैं, डिसोसिएशन को अल्फ़ा माना था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन x है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर 2 घटेगा तो ये 1 बनेगा, ये x घटेगा तो ये उसका आधा x/2 बनेगा, ठीक है। तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस x/2, दैट इज 1 माइनस x/2 से सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? 2 LCM 1 माइनस x/2 होगा, माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस x प्लस x/2, तो 2 LCM 2 माइनस x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएंट ऑफ फैक्टर निकालना है I, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग में था 1, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस x/2, तो 2 माइनस x/2 ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग वेरिएंट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे NCERT का एग्जाम्पल ही लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग एक NCERT का क्वेश्चन लिए हैं, ये NCERT का एग्जाम्पल है 2.12, ये NCERT का ही है, NCERT, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, मतलब मास ऑफ बेंजोइक एसिड दे दिया, बेंजोइक एसिड को सॉल्यूट मान लेते हैं, ये 2 ग्राम दे दिया है। डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो मतलब सॉल्वेंट का भी मास दे दिया है 25 ग्राम। सो जे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF की वैल्यू हमें दे दिया है 1.62 केल्विन। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, KF का वैल्यू दे दिया है 4.9 केल्विन kg पर मोल, सारा कुछ आपको गिवन है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन को हमने x माना था, तो परसेंटेज x हमें पूछ रहा है क्या होगा, जबकि ये डाइमर बनाता है, ये भी बता दिया, नहीं बनाता तो भी जो हमने ये x माना है ना, इसकी परसेंटेज, तो हमें वेरिएंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि x निकालने के लिए हमें वेरिएंट ऑफ फैक्टर I चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये आपको याद है 2 माइनस x/2 तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसी टाइम निकाल लेंगे, क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है डेल्टा TF वेरिएंट ऑफ फैक्टर के टर्म में I इंटू KF इंटू M, तो ये फार्मूला हमने निकाला है। इसमें अगर I हम निकाल लें तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और x निकल जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो I निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा TF है, KF है, M चाहिए, ठीक है। तो M की वैल्यू, M क्या है? मोलेलिटी, तो मोलेलिटी के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हमें बेंजोइक एसिड का मास दे दिया है, तो यहाँ से इससे इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड MB। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है C6H5COOH, तो देखो 72 प्लस 5 प्लस 12, ये 5 प्लस 12, 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस 1, तो ये हो गया 2 1 3 2 5 5 10 2 12, 1 3 1 4 1 5 7 12, 122 आ जाएगा इसका मोलर मास। मोलर मास लिखेंगे तो ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मोल निकालते हैं, तो बेंजोइक एसिड का मास है 2 ग्राम, तो मोल आ जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेंजोइक एसिड 2/122 मोल। अब हमें मोलेलिटी निकालना है, तो मोलेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2/122 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg
मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 25 ग्राम, तो केजी में आ जाएगा 25/1000। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो 25/1000, ये हो जाएगा मोलल। तो ये आ गया 2/122 इंटू 1000/25, तो 25 25 चौके 100 40 आ जाएगा, 2 से 20 आ गया, 2 से 2 छाके 12, 2 एकम 2, तो 40/61 ये मोलेलिटी आ गया हमारे पास बेंजोइक एसिड का। तो अब जो डेल्टा TF है इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है I इंटू KF इंटू M, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। I क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। I इसको दोनों को हम लोग इधर ले आए, तो डेल्टा TF की वैल्यू हमें दिया है 1.62, तो 1.62 अपॉन KF की वैल्यू हमें दिया है 4.9 इंटू M 40/61, तो 40/61 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। तो सॉल्व किया तो ये आया 0.504, तो I की वैल्यू निकल गया। अब बेंजोइक एसिड के केस में हमने बताया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। 2 बेंजोइक एसिड जो है बेंजीन में, यहाँ पे बेंजीन लिया था तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसोसिएट होता था, तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं हॉल 2 बना लिया था। ठीक है, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 0 स्टार्टिंग में, T = T डैश पे 1 - x होगा तो ये x/2, तो टोटल मोल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल हो गए 1 - x + x/2 विच इज इक्वल टू 1 - x/2। तो I की वैल्यू क्या होगी, 1 - x/2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1 - x/2, या 2 LCM लोगे तो 2 - x/2, तो 1 - x/2 आ गया। अब हमें जो है वैल्यू गिवन है, चाहे तो ले लेते कॉमन, जैसे कि हमने डिराइव किया था 2 - x/2, LCM कॉमन नहीं, LCM 2 LCM लेंगे तो 2 - x/2। अब I का वैल्यू हमने निकाला है 0.504, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x निकल जाएगा 0.504 इक्वल्स टू 2 - x/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.504 इक्वल्स टू 2 - x, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो x इधर कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू 0.504, तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 - 4 दूनी 8, 0 10 1.008, तो सॉल्व किया तो आ गया 0.992। अब परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ x 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 99.2%, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन 99.2% होगा इसका। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व